प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल UGC नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली क्लास में 25 जून को जो पेपर 25 जून 2019 को जो क्वेश्चन पेपर आयोजित किया गया था उसका अध्ययन कर रहे थे। और मैं उसमें आपको कुछ तरीके उसके माध्यम से मैं अपना कुछ संदेश आप तक पहुंचाना चाह रही थी कि आप किस तरह से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करें और किस तरह से अपनी पढ़ाई करें। तो कुछ सब्सक्राइबर के अनुरोध पर मैं आज फिर से कुछ और प्रश्नों को लेकर आई हूँ। हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे यानी 31 से देखने वाले हैं क्वेश्चन को। और एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ NTA नेट हिंदी साहित्य जून 2020 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। तो ये जो मंडियाली है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ये राजस्थान की बोली नहीं है। जबकि मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये राजस्थान की बोलियाँ हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इकाई 1 से लिया गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना। वर्ड्सवर्थ ने ये नहीं कहा है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, जबकि इन्होंने अपने काव्य भाषा सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए यानी काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो यह कहा है। इन्होंने कहा कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, यह भी इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। और एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो बड़े गौर से पढ़िए, क्या मतलब नहीं है और क्या है पे आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान दिया करिए। तो यहाँ पे हमें नहीं है चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो स नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जो मोहन राकेश की डायरी है वो 1985 में प्रकाशित हुई है, यानी ए का चौथा होगा। और डायरी के पन्ने हैं वो 1940 में प्रकाशित हुई है। डायरी के पन्ने 1940 में। मेरी कॉलेज डायरी 1958 में प्रकाशित हुई है और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में प्रकाशित हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर करेक्ट टिक कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ काव्य रचनाएं दी गई हैं, प्रकाशन काल दिया गया हुआ है। तो जो जूही की कली है वो 1916 में प्रकाशित हुई है और यह निराला जी की प्रथम कृति है जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। फिर भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 में हुई है। और जानते हैं कि ये गुप्त जी का महाकाव्य है, गुप्त जी का यह भारत भारती। और बताना चाहूँगी कि प्रिय प्रवास है जो वो खड़ी बोली का महाकाव्य है, हरिऔध जी का है, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ है। और प्रथम रश्मि है जो कि 1919 में प्रकाशित हुई है, ये पंत जी की, सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 दिया गया है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। अब मैं बात करूं यदि यशपाल की दोस्तों, तो यशपाल का जो जन्म समय है वो 1903 से 1976 माना गया है। फिर बात करूं झूठा सच उपन्यास की, तो झूठा सच उपन्यास जो है ये देश विभाजन पर आधारित है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग जो है वो वतन और देश पर आधारित है, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। और जो दूसरा भाग है इसका देश का भविष्य पर आधारित है, 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है, यानी इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रूप मंजरी जो है अग्रदास की नहीं है, रूप मंजरी नंददास की रचना है और बाकी ये तीनों अग्रदास की ही रचनाएं हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इकाई 4 से लिया गया है। आप अक्सर जब भी क्वेश्चन करें तो आप ध्यान दिया करें कि कौन सा प्रश्न किस लेसन से आया हुआ है। तो इससे आपको बहुत अनुभव होगा कि यदि
इस इकाई से ये प्रश्न बना है, तो नेक्स्ट इस इकाई से क्या प्रश्न बन सकता है, ऐसा अनुभव आप खुद ही कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर स सही है। इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, यह गांधीवाद के संदर्भ में कथन सही नहीं है। फिर हम चलते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर हमारा 38 दिया गया है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपको पता है इकाई 5 से लिया गया है, और कामायनी किसकी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। और दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो स नंबर सही है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, मतलब इसका आशय है कामायनी की इस पंक्ति से कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबंध है। तो यह जो है वो सांध्य गीत में सांध्य गीत में संग्रह है ये नीर भरी दुख की बदली पंक्ति। और बताना चाहूँगी जो सांध्य गीत है तो इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। उम्मीद करती हूँ कि आप नोट करते जाएंगे। प्लीज़ आप जब भी स्टडी करने बैठें तो पेन कॉपी को साथ में लेके बैठें। तो सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष 1936 है। अब बात करूँ निहार की, तो निहार का प्रकाशन वर्ष 1930 है। फिर रश्मि की बात करूँ तो रश्मि की का प्रकाशन वर्ष 1932 है। और नीरजा की बात करूँ तो नीरजा का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी माना गया है। और महादेवी वर्मा के संबंध में आप तो जानते ही हैं कि 1907 में इनका जन्म हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। तो इसमें भोलाराम का जीव करेक्ट है और जामुन का पेड़। दोस्तों भोलाराम का जीव जो है वो ये प्रश्न बता दूं इकाई 10 से लिया गया है। और जो भोलाराम का जीव है वो किसकी रचना है, तो वो हरशंकर परसाई जी का व्यंग है भोलाराम का जीव। और जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र का व्यंग है, जो कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही हमें अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द नंबर करेक्ट है। पहले आता है नाट्यशास्त्र, फिर काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, फिर साहित्य दर्पण। मैं बात करूँ नाट्यशास्त्र की तो ये किसका ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, और भरत मुनि 2री शताब्दी के ग्रंथकार हैं। फिर आता है काव्यालंकार, तो काव्यालंकार किसका है, रुद्रट का है, और रुद्रट का समय काल 9वीं शती प्रथम चरण है। ध्वन्यालोक की बात करूं तो ये आनंदवर्धन का है, और आनंदवर्धन का जो समय काल है वो 9वीं शती मध्य है। फिर साहित्य दर्पण है, तो साहित्य दर्पण की बात करूं तो ये विश्वनाथ का ग्रंथ है, और ये विश्वनाथ जो है वो 14वीं शती के हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि इसमें तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। ऐसा कथन कहा है महादेवी वर्मा जी ने, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। यह कथन बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किसके कवि के विषय में है, तो यह नागार्जुन जी के विषय में है। नागार्जुन आपको पता है कि प्रयोगवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, प्रगतिवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि जो उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर छायावाद से संबंधित कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, और बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया गया है। हाँ, ख नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, जो कि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न है कि इश्क भरा है देख ले और जगत के दूर, एक चंपा हमने देखा देहरी का नासूर, अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय कुआं से है, और आपको पता है ये इकाई 5 से लिया गया हमारा प्रश्न है। फिर आगे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन मुँह चाकी को नीको,
दरस परस दिन रात करते हैं कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो उन्होंने अश्वा भाव की अभिव्यक्ति मानी है, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो आदि पुराण जो है वो पुष्पदंत की नहीं है, और उत्तर पुराण ये दोनों पुष्पदंत की नहीं है, जबकि योगचार और जसहरचर्य ये दोनों पुष्पदंत की रचनाएं हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाटक के संदर्भ में लिखा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगी कि जो पेपर 25 जून 2019 को कराया गया उसमें कथन ज़्यादा आए हैं, और जो अभी पेपर हुआ हमारा दिसंबर 2019 में, तो इसमें कथन ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। तो यानी प्रश्न करने के तरीके कुछ बदले गए हैं। तो आप यदि 2019 25 जून का और 5 जून 2019 का पेपर दिसंबर का आप सॉल्व करते हैं ना दोनों, तो दोनों पेपर से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट आप कैसा प्रश्न पूछा सकता है और किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखते हैं, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्ति होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है तुलसीदास के संबंध में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो कला के लिए यह सही नहीं है। और बताना चाहूँगी नुक्कड़ नाटक हमारी इकाई 2 में लगा हुआ है। यदि इससे संबंधित कुछ बात आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नुक्कड़ नाटक का अध्ययन हमने बहुत सूक्ष्म किया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातों को ही लिया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों में सुमेलित करना है। तो इसका जो बताना चाहूँगी ये नया प्रश्न है, और न्यू टॉपिक ये ऐड भी हुआ है हमारे यूजीसी नेट एनटीए ने न्यू टॉपिक जो न्यू सिलेबस दिया है हमें, तो न्यू टॉपिक ऐड किया है। तो देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर इसका बा करेक्ट है। जो सांग है दोस्तों वो हरियाणा का नृत्य है। फिर विदेशिया जो है बिहार का नृत्य है। फिर जो माच है वो राजस्थान का नृत्य है, और जो ख्याल है तो ख्याल जो है वो आप देख लीजिएगा, सॉन्ग जो हरियाणा का है, फिर विदेशिया जो है बिहार का है। फिर आता है ख्याल की बात करूँ माच की बात करूँ तो माच का है इसका जो घ नंबर ऑप्शन है, तो घ नंबर ऑप्शन इसका। तो हम देख रहे थे कि इसका जो लोक रंगमंचीय रूप है तो सॉन्ग जो है हरियाणा का है, और विदेशिया की बात करूं तो बिहार का है। माच की बात करूं दोस्तों तो यह भी हरियाणा से ही संबंधित है, ये लोकमंचीय रूप इसका जो है। और फिर ख्याल की बात करूं तो यह राजस्थान का है। अब हम नेक्स्ट, तो हमारा जो ब नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तोर मानिनी ते ये फोर माहिनी मान, प्रेम देव की छब ही लख गए मियाँ रसखान। आचार्य शुक्ल द्वारा के अनुसार उपयुक्त दोही में से क्या प्रमाणित होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ब करेक्ट है। आचार्य शुक्ल ने रसखान के संबंध में कहा है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। फिर रसखान स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। फिर इसका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट है। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल का कथन है रसखान के संबंध में। और बताना चाहूँगी कि अक्सर इनके कथन अक्सर पूछ लिए जाते हैं आचार्य शुक्ल के, तो इनके जो भी कथन हैं आप उनका ध्यान जरूर आप गहन अध्ययन कर लीजिए। फिर आता है बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानीकार का है? तो यह किस कहानी का है? तो राजा निर्वंशिया कहानी से लिया गया है। और बात करूँ यदि राजा निर्वंशिया की तो यह कमलेश्वर की कहानी है। और राजा निर्वंशिया का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो 1957 में प्रकाशित हुई है कहानी। यदि कमलेश्वर की बात करूँ तो कमलेश्वर का जन्म समय जो है वो 1932 से 2007 माना गया है। तो फिर हमारा प्रश्न है नेक्स्ट है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका पहले आते हैं केशवदास आते हैं, फिर बिहारी आते हैं, फिर मतीराम आते हैं और फिर घनानंद आते हैं।
तो हम देख लेते हैं जो केशव दास है इनका जन्म समय 1555 है केशव दास का। बिहारी का जन्म समय 1559 है। मतीराम की बात करूं तो 1516 इनका जन्म समय है। और घनानंद की बात करूं तो 1689 इनका जन्म समय है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका करेक्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया कि आ नंबर इसका ऑप्शन सही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 55 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब करेक्ट है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने इतिहास आचार्य जो इतिहास इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। तो उन्मुक्त काव्य रचना से है। इसका अच्छा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो बता दूं जो प्राकृत प्रकाश है तो प्राकृत प्रकाश जो है वो वररुचि की रचना है। फिर जो श्रावकाचार्य है वो देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि की बात करूं तो ये जौनाचार्य मेरतुंग की रचना है। और कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोम प्रभु सूरी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा हेमचंद्र को मत लगाइए। कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोम प्रभु सूरी का है। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ नंबर सही है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मर्यादा मत तोड़ो। मर्यादा मत तोड़ो तोड़ती हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका के कौरव वंश को लपेट कर सूखी डाली सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। तो ये जो अंधा युग का उपयुक्त संवाद है दोस्तों ये विदुर का है। इसका द नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और बताना चाहूँगी जो अंधा युग ये नाटक है ये धर्मवीर भारती का है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ अंधा युग का। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी है। और यह 5 अंकों का नाटक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप जरूर ध्यान में रखा करिए। फिर अगला प्रश्न आता है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं। तो यह मालती द्वारा कही गई हैं। यानी द नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सुमेलित करना है। ये इकाई 3 से लिया गया प्रश्न है। और बता दूं दोस्तों कि ये पंक्तियां हैं अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये जो दंडी ने क्या कहा है। दंडी ने कहा है कि शरीरम त्रावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ऐसा दंडी कहते हैं। भामह ने कहा है सप्तार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। फिर वामन ने क्या कहा है। तो वामन ने कहा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा ऐसा वामन कहते हैं। क्षेमेंद्र ने कहा कि अनौचित्यादते न्यायात रस भंगस्य कारणम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हम देख लेते हैं। तो द नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से मिलान कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1961 को माना गया है। यह कथन इस उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह कहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की नहीं हैं। तो बताना चाहूँगी कि जो रसिक प्रिया है और विज्ञान गीता है ये केशव दास की रचना नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं। तो जो रसिक प्रिया है और विज्ञान गीता है केशव दास की रचना है। जबकि अनुप्रास विनोद और रससागर केशव दास की रचना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ नंबर ऑप्शन सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है। तो यह कहा है महाराज जसवंत सिंह के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि आचार्य भरत ने काव्य दिवसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने काव्य दिवसों की संख्या 5 मानी है। यानी ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो बताना चाहूँगी कि जो इसका
इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आ नंबर सही है। यदि हम बात करें ये काव्य प्रकाश की, तो काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, तो चिंतामणि का है। फिर रसविलास किसका है, तो भिखारी दास का है। यदि रस सारांश की बात करूं तो देव की कृति है। और मतिराम की बात करूं तो मतिराम, ये जो घ नंबर है रस सारांश है, वो सॉरी फ्रेंड्स, वन मिनट वेट। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट है। जो काव्य प्रकाश है वो चिंतामणि के का ग्रंथ है। रसराज किसका है, तो रसराज मतिराम का है। मतिराम आते हैं, ऑप्शन नंबर 5 पे आ रहे हैं, यहाँ पर मतिराम हैं। फिर रसविलास की बात करूँ तो यह रसविलास देव की है। और रस सारांश की बात करूँ तो यह भिखारी दास की है। तो ऑप्शन नंबर आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने करेक्ट कर लिया होगा। थोड़ा सा और यदि बात करूँ मैं इनके ग्रंथों की, तो रसराज का जो मैं यदि यहाँ इन बात करूँ इनकी कवियों की यदि बात करूँ, तो जो चिंतामणि आते हैं तो 1900 चिंतामणि जो 1609 इनका जन्म समय है। फिर यदि बात करूं मतिराम की, तो मतिराम 1617 या 1616 इनका जन्म समय माना गया है। फिर देव की बात करूं तो देव 1673 के हैं। और ये भिखारी दास की बात करूं तो इनका जो जन्म समय है वो 1705 माना गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, तो ब नंबर इसका ऑप्शन सही है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, यह जो है वो यह उपन्यास सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सही नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है 67 प्रश्न है कि सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो यह अमीर खुसरो की काव्य पंक्ति है, यानी सा नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना। यह भी इकाई 1 के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा पाठ्यक्रम ये आता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, नंबर इसका सही है। ब्रह्म समाज है जो राजा राम मोहन राय ने मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने की है। फिर बात करूं प्रार्थना समाज की, तो महादेव गोविंद रानाडे ने की है प्रार्थना समाज की स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी की करूं तो एनी बेसेंट ने की है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। और सत्य शोधक समाज की बात करूं तो महात्मा फुले ने की है सत्य शोधक समाज की स्थापना। उम्मीद करती हूँ आप इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनटीए का जवाब कुछ और होता है और जो हम जिस भी किताब से हम अध्ययन करते हैं उसका जवाब दोस्तों कुछ और ही होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है, तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, यानी ब नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, तो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको उन्होंने सर्वाधिक प्रमुख माना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़वाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है, तो ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के संबंध में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिर से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। ऐसा कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं, तो ऐसा कहा है जयेंद्र कुमार ने कहानी के संबंध में, यानी आ नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है, तो शिवदान सिंह चौहान जो है इनका संबंध मार्क्सवाद से है, यानी सा नंबर ऑप्शन राइट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है, तो अभिनव गुप्त ने ऐसा कहा है रस की प्रस्तुति के लिए। और दोस्तों बताना चाहूँगी, सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट मिस्टेक हो गई है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है, तो भट्ट लोलट ने किया है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि यही सच है कि कहानीकार कौन है, तो यही सच है कि कहानीकार मन्नू भंडारी हैं। और मन्नू भंडारी के जो उपन्यास हैं वो भी उपन्यास नाटक
तो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है। तो जो महात्म सिंह है वो मॉरिशस के नहीं है, जबकि महेश राम जियावन है, अभिमन्यु अनंत हैं और रामदेव धुरंधर ये मॉरिशस के ही प्रवासी लेखक माने गए हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो यह धूमिल की पंक्तियाँ हैं, यानी सा नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सा सही है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, यह जीवनी प्रकृति किसकी है। तो रोमारोला की है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा दिया गया है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन भरे बनते हो क्यों। यह गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस रचना से है। तो यह चंद्रगुप्त से ली गई है। और जो चंद्रगुप्त के नाटक हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में 3 लगे हुए हैं। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और धूपशामनी है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमें निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को बताना है। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं, तो बताना चाहूँगी दोस्तों, अक्सर काव्य पंक्तियाँ जरूर ही पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ आप जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनकी काव्य पंक्तियों को आप जरूर देखें, तो वहाँ से आपको कुछ अनुभव हो जाएगा कि किस तरह की पंक्तियाँ आती हैं। तो जो पंक्ति है नंबर 1 है, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यह किसकी पंक्ति है। तो यह श्रीकांत की है, श्रीकांत वर्मा की है। फिर आता है कि इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है, यह कहा है धूमिल ने। फिर है कि आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता सी पढ़ी, सरल सी कविता पढ़ी। यह किसकी पंक्ति है। तो यह रघुवीर की पंक्ति है, रघुवीर सहाय की। फिर बात करूँ, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि चोट बहुत गहरी होती है। तो यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगी कि रहीम के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि आ नंबर सही है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, रहीम के संबंध में कहा है। फिर इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। फिर इसका ऑप्शन नंबर द सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट शब्द जिसमें आ, सा और द लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह का दिया है, हम देख लेते हैं अपना राइट आंसर हम चूज कर लें। फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि जो इस क्वेश्चन में जो है वो करेक्ट ऑप्शन सही सम्मिलित हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप जो मैं कह रही हूँ उस ऑप्शन को आप करिए। किसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ नंबर सही है, फिर सा नंबर सही है और द नंबर सही है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया गया है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है। तो यह जो है वो बताना चाहूँगी कि इसका ऑप्शन तो कूट में दिया गया नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जो यह कथन दोस्तों मिलता है तो प्रिया नीलकंठी से यानी कुबेरनाथ राय से यह कथन है। और बताना चाहूँगी कि जो हमारे एनटीए ने इसका जवाब दिया है तो कछुआ धर्म से दिया है, गुलेरी जी का यह कथन है। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर सही मानते हैं कि कछुआ धर्म यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के का कथन यह है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं। तो इसका जो द नंबर करेक्ट है, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, यह आलोचना विधा की रचना है। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो बताना चाहूँगी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम देख लेते हैं पहले अनाम दास का जो पोथा है तो यह औपनिवेशिक काल का है। फिर पुनर्नवा की बात करें तो यह चौथी शताब्दी का है पुनर्नवा।
फिर बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा का तो यह 6वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। फिर चारुचंद्र लेख की बात करें तो यह 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो ब नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है, गिरधर राठी का जो संबंध है वो नवगीत विधा से नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है बिहारी के संबंध में। और यह बहुत फेमस पंक्ति है, एग्जाम में दोस्तों कई बार ये पूछी भी जा चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्रश्न हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हैं। फिर है कल कौतुक के रचयिता कौन है। तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो नाभादास हैं जो कि कृष्ण भक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि नंददास, हरिदास और ध्रुवदास कृष्ण भक्ति कवियों की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसके बाद आता है स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। तो बताना चाहूँगी कि स्थापना और जो तर्क वाले प्रश्न दोस्तों, इनका अध्ययन मैं एक अलग से वीडियो में आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज हमने अपने प्रश्नों को देखा जो कि प्रीवियस ईयर, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इनका अध्ययन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप अभी जून 2020 के लिए जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।